और जो मेरा साथ देगा उसका आगे फल लगेगा, जो मेरा साथ नहीं देगा उसका बीज जाम दे तो मेरे को बता दियो। एक बहुत बड़ा नेता था, नाम नहीं लूंगा, उसने सोचा कि जो बीज जाम गया तो भाई तेरी टाल आ गया। फंस गया था भाई, मैं भी इस होते में एमएलए बन गया नकली। लेकिन भाई सबके बीच में कह रहा हूं, ये मेरा अंतिम इलेक्शन है, किसी को डरने की जरूरत नहीं नेता को। मैं पहले भी एक बार आया था, बहुत से भाई मिसाल दे देते हैं, फिर ये तो 91 में आया था, बड़ी जमाने जो करा के गया था, बहुत मामूली से वोट आए थे। वोट भी बताते हैं, मेरी उम्र भी बताते हैं। एक दिन रामचंद्र जांगड़ा आया था, आंधी की टिकट ले रहा था 87 की, वो भी हार के गया था पूरी तरह, 5-4 हजार वोट आए थे। और फिर कहते हैं जी वंदना शर्मा आई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से हार के गई थी, बुरी तरह से तो नहीं, वो कहते वो हार के गई थी। और करमवीर सैनी का भी वो भाई जिक्र करते कहते वो भी जी हल्के का नहीं था, इसलिए बुरी तरह हार के गया था। तो कलीराम पटवारी जी ने हर चीज का आपको खुलासा किया है। भाई हम सब इस देश के वासी हैं, कोई बारी नहीं है। इस देश का अगर कोई चीज सत्यानाश करने वाली है तो वो है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत और भ्रष्टाचार। हम सब एक पिता की संतान हैं, सबका खून का रंग लाल है। ये जात पात जो है इस देश का बीज मारेगी। पारी का तो इन्होंने बता दिया, तो देवीलाल ने राजस्थान से भी जा लड़ा, पता नहीं कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसियों से लड़ा, कभी सोनीपत से लड़के। और ऐसा भी वक्त था जमानत जब्त भी हुई, तो भजनलाल ने जमानत जब्त कराई, तो बंसीलाल ने कराई, लेकिन फाइटर थे, योद्धा थे, लड़े। और भाई कितने ही लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के लड़े हैं। मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे थे मैं भी करनाल से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी जगह से अलग आया, तो भजनलाल कभी मेवात में लड़े, बन के आए करनाल में लड़े। अनेक लोग अनेक जगह से लगे और मेरे पास लड़े, और जो मेरे बारे में ये कहते ये भारी है, पार का है। भाई एक बात मैं बड़ी फक्र के साथ कह सकता हूं, मैंने मेरे जीवन में हर गरीब बिरादरी की, 36 बिरादरी की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी है। और जो आज बैकवर्ड समाज में इसी में शामिल है, बड़े डंके की चोट पे कहता हूं, मेरे से बड़ी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी हरियाणा में, मैंने लड़ी, सिर्फ मैंने, और जीता। आज जो बैकवर्ड क्लासेस के भाई जो फायदा उठा रहे हैं, जो नौकरी ले रहे हैं, उसमें राम कुमार गौतम का बहुत बड़ा हाथ है, बड़े फक्र के साथ कहता हूं। मैंने उसकी कीमत भी दी है बहुत बड़ी। एससी की लड़ाई, एससी के बारे में जितनी आवाज उठाई मैंने, एससी बीसी, वो मेरे अलावा किसी ने नहीं उठाई। और उसके अलावा किसान की आवाज, जिन दिनों 3 कानून पड़े थे, मैं हालांकि खट्टर साहब सरकार के साथ हमारा गलती से फंस गया था भाई, मैं भी इस होते में एमएलए बन गया नकली। लेकिन उस वक्त भी मैं ये कहता था मोदी साहब 3 कानून वापस लो। आप कहते हो ये कानून बहुत अच्छे हैं, अरे मैं कहता हूं आप तो हलवा मंडा खीर खिला रहे हो, नहीं खानी, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? वापस लो, मत करो किसान को नाराज। लोग बीच में राजनीति भी करते हैं, ये किसान ही है। अगर किसान खुश है तो देश खुश है। खुशा
किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। किसान ही अन्न पैदा करता है, देश का पेट भरता है, और किसान ही देश की सरहदों की रक्षा करता है। ये बात मैंने उठाई, अनेक बार उठाई। कोई आ गया मेरे पास, ये जो बेचारे जमीन का काम करते हैं, मिट्टी का, इनकी आवाज, एम्प्लॉय की आवाज, हर आवाज मैंने उठाई, कोई कमी नहीं छोड़ी। जितने एम्प्लॉय हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई भी आया मेरे पास, सबकी आवाज उठाई मैंने। मुझे जो बाहरी कहते हैं उनकी तो भाई बुद्धि पे मुझे तरस आता है। मैं ये नहीं कहता वो सोता कुछ नहीं, सोता बहुत कुछ है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है मैं एमएलए बनूं। जितने भाई इस वक्त नाराज है, हर आदमी यूं कहता है यूं करा गया, एमएलए तो मन्ने बनना था। बलीराम पटवारी ने नहीं सोचा, इसने तो पहले दिन ही स्वागत कर दिया मेरा। लेकिन हर आदमी यूं कहता है, सोचता है मैं एमएलए बनूं। मैं एमएलए बनने के लिए नहीं आया हूं यहां। 91 में आया था, मैंने अपनी नई नई पार्टी रजिस्टर कराई थी, सर्वजन कल्याण मोर्चा, सबके कल्याण का मोर्चा, लेकिन मेरी पार्टी बनी ही नहीं थी। उससे पहले ही मेरे साथ जबरदस्ती होगी, मैंने चुनाव लड़ना पड़ गया। और जो सोच के चुनाव लड़ा था, मैं यहां आया था उस वक्त ये सोच के कि यहां भाई जातिवाद का नारा नहीं लगेगा, सारी जात बस है, और तू बहुत कुछ कर देगा इनके लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा नेता था, नाम नहीं लूंगा, उसने सोचा अगर जो बीज जाम गया तो भाई तेरी टाल आ गया। उसने ऐसी रचना रची, एक हमारे ऐसे बुजुर्ग को खड़ा कर दिया, जो गांव में सबसे बड़ी ताकत बनना था, उनको खड़ा करवा दिया। उन्हें पहले बेचारा लड़ा था, बड़े नेक आदमी थे, ना कभी बाद में लड़ा। लेकिन वो उस शातिर नेता की कलाकारी थी कि उन दिनों सारा हरियाणा मेरा बड़ा जबरदस्त स्वागत हो रहा था। मैं जो राज था उस समय का, उसके खिलाफ बेबाकी से बहुत खतरनाक बोलता था, बड़े लोग पसंद करते थे। तो वो भाई मेरी बड़ी खतरनाक हार थी, लेकिन वो खतरनाक चाल से हारा था मैं। कई भाई कहते हैं जीत गया तो चली कट देगी। भाई सबके बीच में कह रहा हूं, ये मेरा अंतिम इलेक्शन है, किसी को डरने की जरूरत नहीं नेता को। और जो मेरा साथ देगा उसका आगे फल लगेगा, जो मेरा साथ नहीं देगा उसका बीज जाम दे तो मेरे को बता दियो। मैं दूसरे राजनीति में दलाल घूम रहे, दलाल नहीं हूं। मैं हर गरीब की आवाज उठाने वाला आदमी हूं। मेरे से भयभीत होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और ये मेरा बेटा जो भाषण देके गया है, कई यूं सोच रहे होंगे बेटे ने भी गले ले आए। इसका इंटरेस्ट जुडिशरी में है, इसमें नहीं है बिल्कुल। इसकी पहली चॉइस, फर्स्ट चॉइस जुडिशरी है। बता दे भाई है कि नहीं? कहां गया है ना? पहली चॉइस, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। डिलिमिटेशन भी होना है अगली बार, हल्के बंदी भी होगी नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे। मैं किस लिए आया वो सुन लो। एमएलए में 2 बार बन लिया भाई, एमएलए बनने के लिए नहीं आया। मैं यहां इस धरती से, सफीदों की धरती से, इससे भारतीय जनता पार्टी का राज बनाने के लिए आया हूं।
इससे नायब सैनी मुख्यमंत्री बने। नायब सैनी एक नायब हीरा है हरियाणा का। राजा वो अच्छा होता है जो जनता को अपनी संतान समझे, किसी में भेदभाव ना करे, जातिगत भेदभाव ना करे। मुझे यकीन है नायब सैनी बहुत ही बेहतरीन चीफ मिनिस्टर साबित होगा। और जितने दिन का उसका अब का कार्यकाल देख लो, सुबह से लेकर रात तक मंडा रहता है। मैं इसका दोबारा राज बनाने के लिए आया हूं भारतीय जनता। और वो आप बनाओगे, वो कैसे बनाओगे वो भी बताता हूं। मुझे और जगह से भी कहा गया फलानी जगह से लड़ लो, नाम नहीं लूंगा, फलानी से लड़ लो, फलानी से लड़ लो, कई ऑफर दी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लड़ू। मैं एमएलए बनने के लिए ही लड़ता रहा रात दिन, और उसका भी तसल्ली नहीं। मैंने सब कुछ करके देख लिया। अंत में जाके जात पात का नारा लग जाता है। मैंने कहा मैं ऐसी जगह से इलेक्शन करना चाहता हूं जहां के लोग मुझे एमएलए बहुत थंपिंग मेजोरिटी से बना दे, बिना ताकत लगाए बना दे, बिना मुशक्कत के बना दे। मैं अपना सारा समय हरियाणा में बीजेपी पार्टी को राज में लाने के लिए लगा दूं, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगा दूं। इसलिए आया हूं मैं, और मैं आपसे उम्मीद भी यही करता हूं भाई, आपने खुद ने खड़ा होकर इलेक्शन लड़ना है। जो मेरे खिलाफ जो भाई प्रचार कर रहे हैं बहुत बेहुदा प्रचार है। मैं सबका भला चाहने वाला आदमी हूं। आप यूं सोच लो खड़े होके इलेक्शन लड़ोगे, लगेगा हरियाणा में पहली सीट सबसे मार्जिन की जीत की सफीदों है, तो सारे हरियाणा में आंधी फैला दूंगा इस बीजेपी की। और ये तो कई भाई कहते हैं ना कांग्रेस पार्टियां हुई, कांग्रेस का बीज भी नहीं जमेगा। लिख लो ये बात। किस बात के नाम किया होगी? सारा देखा बड़ा सांग है। जो आज रात की लड़ाई लड़ रहे हैं वो पहले का रिजेक्टेड माल है सारा। जानते हैं वो किस तरह का राज चलाते। में ज्यादा खराब उनके खिलाफ बात नहीं कहूंगा, मेरे अच्छे ताल्लुक है। मैं कहने को हूं तो पता नहीं क्या क्या कह सकता हूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। मैं उसको नफरत भी नहीं करता। इंसान अच्छा है, लेकिन भाई आले जो है निराय लगने का रिजेक्टेड माल होता है, कुछ नहीं। इसलिए वो सबको सबका हक नहीं दे सकता, और जो आदमी सबको सबका हक नहीं दे सकता उसको चीफ मिनिस्टर बनने का कोई हक नहीं है। कई भाई नाम लेंगे किसान किसान। ईश्वर से भी पूछा था मैं दुष्यंत से, जब मेरे पास आया, ये आया, इसके पिताजी आए, मैं नाट गया था। वो कहे तू राज के साथ चलाओगा, तेरे दादा चलाओगा क्यों किसान वाला? बोला जी ना, मैं तो आप जो कहोगे 36 बरादरी का करूंगा। नाम लेंगे किसान का, जात पात का जहर फैलाएंगे, लूट पाट करेंगे, और धंधा ही कुछ नहीं है। इसलिए भाई राज बनाना है बीजेपी का, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना है। और मुझे फुर्सत दियो, अगर 5, 7, 10 दिन में हरियाणा में ये महसूस करा दिया आपने कि भाई राम कुमार को तुमका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, देख लेना बीजेपी की आंधी चलेगी, कांग्रेस दिखे नहीं। क्योंकि राज वो चाहिए जो सबके सिर का हो, सुबह उठता है किसी बरादरी का आदमी हो, वो ये महसूस करे कि चीफ मिनिस्टर मेरा है,
राज मेरा है। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी को कोई कुछ कहो, कुछ कमियां भी रह जाती हैं, रही भी है थोड़ी सी, और वो कमी पूरी करेगा नायब सैनी, हम करवाएंगे उससे थोड़ी सी। लेकिन जो काम किए हैं खट्टर साहब ने, वो तो बहुत ही जबरदस्त काम करे। गरीब आदमी का बच्चा जो ढूंढता था, पैसे भी नहीं है, सिफारिश भी नहीं है, सिपाही कैसे लगा होगा, छोरा तो एमए बीए कर गया। वो मनोहर लाल खट्टर के राज में डीएसपी लगा, सब इंस्पेक्टर लगा, इंस्पेक्टर लगा, और अनेक गरीब घरों के बच्चे मैं जानता हूं। ये इलीगल कॉलोनियों वाले थे, उनके ढा दिया करते, बड़े बनाए, पहले रिश्वत देते के बेचारे रजिस्ट्री कराते, टाउन प्लानिंग वाला, और पता नहीं कितनी जगह बेचारे डर के जीवन गुजारते थे। मनोहर लाल खट्टर ने सारी इलीगल कॉलोनी लीगल बना दी, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा एक पार्क बनाया सुभाष चंद्र बोस का, मेरे साहब भांडा करते हो। देखो, अब एमएलए हॉस्पिटल जाते हो तो सुभाष चंद्र बोस की शक्ल दिखती है, पहले तो वैसे खुश हो जाते हो, फिर उस पार्क में घूमते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। सारे काम ज्यादा बता नहीं सकता, बहुत अच्छे से अच्छे काम किए खट्टर साहब। नायब सैनी ने फिर जो कमी पेशियां थी वो दूर करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा समय था। कई कार्यकर्ता यूं कहते थे जी मेरा छोरा रह गया, मैंने बीजेपी को बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी जिंदगी लगा दी, मेरा बच्चा घर बैठा है, सारी कमी पेशी यो करेगा पूरी नायब सैनी, ये कसरे नहीं छोड़े। क्यों हम छोटे न बंदा, उसका इरादा भी है काम करने का। जो आदमी सुबह से रात तक लगा रहता है, 12-12 बजे 1-1 बजे पब्लिक डीलिंग करता है, साधारण आदमी नहीं है, हीरा है। और देखने में देखो छोरा ऐसा लगे जैसे गंगा किनारे वाला हो, इतना खूबसूरत नौजवान है भाई। मुकाबला करो तो दूसरे मुकाबले में उसका है, उसके मुकाबले में इतना सुंदर नौजवान है, तो भाई मैं उसको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आया हूँ। उठ के ना जाओ, बड़ी कीमती बातें, पेशाब करे तो नरेंद्र मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, उससे पहले लगता था ये हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार बताया ये हिंदुस्तान है। ये कोई छोटा कारनामा नहीं किया उसने। मैं कायल हूं नरेंद्र मोदी का। 370 धारा हटाना, खून की नदियां बह जाएगी। कई हमारे ये भाई जो कहते हैं आज सरकार लावांगे, वो कहते हैं 10 साल ना छेड़ो राम मंदिर है। अरे राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा, नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा काम किया है, छोटा काम नहीं किया। हमारी मुसलमान बहन बेटियां तलाक कई बच्चों की 63 साल की उम्र की महिला का सुप्रीम कोर्ट में फैसले के बावजूद राजीव गांधी ने वो कानून में बना के खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले। कितना बड़ा काम किया है, ट्रिपल तलाक हटा दिया, बहुत बड़ा काम किया है, दुनिया में गौरव बढ़ा दिया इस देश का नरेंद्र मोदी ने। जब प्राइम मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह जी, उनकी पगड़ी खुलवा ली थी अमेरिका में एयरपोर्ट पे। नरेंद्र मोदी के तो अनेक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं, उसका गले लगते हैं। कितना बड़ा गौरव बढ़ाया है। और हमारी ये बहन बेटियां जो महरूम थी
बहुत समय से इनकी मांग थी, हम एमएलए एमपी में हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। वो कारनामा भी नरेंद्र मोदी ने किया, एक ढाई एमएलए एमपी में रिजर्वेशन देके। ऐसे ऐसे पार्टी के लोग थे जो उस कागज को फाड़ देते थे महिला रिजर्वेशन वाले को, जो हम विरोध में हैं, जो रोज नारा लगाते हैं, कभी संविधान लेके चलेंगे संविधान, कभी कहेंगे जाति पाति की जनगणना करो। वो एक ने पूछ लिया उसने अनुराग ठाकुर ने, तो बोला दाद तो बता तेरी पूछनी है। अरे भले आदमी हो, इसको जात पात में बांटोगे इस देश को? हमारी सबकी एक जात है भाई, किसी की नारी नहीं है। इस देश को दोबारा क्यों गुलाम करना चाहते हो? इस देश को, इसका गौरव बढ़ाओ, ऐसी टुच्ची बातें मत करो और अपना कार्यकाल देखो। तुमने जब राज किया है, तुमने क्या किया था? जब ये जाति पाति तुमने क्यों नहीं जनगणना कराई? आज क्या हो गया? आज कुर्सी से आउट हो गए तो जाति पाति जनगणना। तो भाई बातें बहुत जानता हूं, लेकिन आप बहुत देर से खड़े हो, बैठे हो, खड़े हो कुछ भाई। तो मैं तो आज यही कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से जिताओ, ताकि हम आगे सारे हरियाणा में बीजेपी की सरकार ला सके। फिर कहते हैं जी बोले उन्हें क्या करना आया, मैं पूरे इसलिए आया हूं कि कोई नहीं, उन चीजों से आउट हो। तो सारे भाई बसे हैं, जहां सब भाई बसे हैं वो सबसे अच्छी जगह होती है। अच्छा, अभी मुझे बताया एक भाई ने कि यहाँ बदमाशी बहुत है। भाई ये आज बदमाशी तो पैदा हो ही नहीं है, तो बहुत पुरानी बदमाशी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई, मुझे अगर आपने मौका दिया और बीजेपी को कामयाब किया, देश में हमारी हुकूमत बनी, भाई बदमाश यहाँ नहीं दिखेगा। ये बात दिमाग से निकाल दो। और मुझे बताया गया है कि 1 बजे से बैठे लोग, 1 बजे से बैठे हो, नहीं तो 1 बजे से नीचे झूठ फूट भी हो, तो अभी 2-3 बजे से झूठ बैठे हो। इतना भी थोड़ा नहीं है भाई। आप बहुत ज्यादा देर बैठे, आपने बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोर से बोलना आपकी बात। जय हिंद। भाजपा के प्रत्याशी सफेदो विधायक राम कुमार गौतम आज सफेदो आए थे और एक अपने शायराना अंदाज में जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं, उसी अंदाज में आज वो उसी चीज में देखने को यहाँ पर सफेदों की सूर सैनिक धर्मशाला में यहाँ पर पहुंचे थे। जी, क्या लगता है दादा गौतम का? दादा गौतम एक ऐसे नेता हैं, इनसे दबंग नेता और सच्चे बात कहने वाला, सच्चा भगत और सच्चाई और ईमानदारी आज तक जिसके ऊपर एक भी पीले पैसे का कोई भी इल्जाम नहीं है, कोई भी वो नहीं है। जो बात कहते हैं सरेआम विधानसभा में भी खड़े होकर सही बोलते हैं और ये सच्चे सेवक हैं। सफेदो हल्का इनका बहुत पुराना है, लग गया इनके कमल खिला देगा। पूरे मार्जिन से सफेदों में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2 नेता और निर्दलीय उठ गए हैं, वो अच्छी बात है उनकी, उनका काम है आई योजना, उनका निर्दलीय खड़ा होना उनका स्वाभाविक है। किसी भी यहाँ को भी टिकट मिल जाती, फर्क पड़ेगा कि में? कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी पार्टी पर कोई फर्क नहीं। जो भी यहाँ से
टिकट मिल जाती, यहाँ को भी किसी को मिल जाती। उन्हें इलेक्शन जब भी लड़ना था वो कांग्रेस में थे, जब भी लड़ा करते। बीजेपी ने उनको टिकट देकर देखी, जब भी उन्हें इलेक्शन लड़ा उन्हें नई टिकट देगा जब भी लड़ना। उनसे बीजेपी को फायदा कोई नुकसान नहीं। इलेक्शन हुए थे और दादा गौतम से प्रभावित होकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लाइव तस्वीरों को वीडियो को शेयर करते रहिएगा।